गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सक्सेसिव और साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। या तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक साथ दो अलग प्रोडक्ट में डिके हो सकता है, तो उसमें लैम्डा इफेक्टिव हो जाता है λ1 प्लस λ2, या फिर हो सकता है कि वो किसी सीरीज का पार्ट है। अगर कोई एलिमेंट किसी सीरीज का पार्ट है तो एक रेट होती है उसकी फॉर्मेशन की और एक रेट होती है उसकी डिके की। तो पूछा जाए कि उसकी कंसेंट्रेशन मैक्सिमम कब होगी, तो क्या कहते हैं हम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बिल्कुल, रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ डिके की इक्वल हो जाए, यानी λ1 n1 λ2 n2 की इक्वल हो जाए, उस समय पर कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, मैक्सिमम। किसी भी टाइम पे उसकी कंसेंट्रेशन अगर बतानी है तो हम कैसे बताते हैं, λ1 n0 अपॉन λ1 माइनस λ2 e की पावर माइनस λ2 t माइनस e की पावर माइनस λ1 t। क्लियर? चलो उसके ऊपर क्वेश्चंस है, फटाफट लिखो, सॉल्व करो। मेन लाइफ फॉर्मूला होता है 1/λ। सही है फिर। फोर्टी फाइव। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। अल्फा में भी जा रहा है, बीटा में भी जा रहा है। अल्फा मान लो λ1, बीटा मान लो λ2, लैम्डा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा λ1 प्लस λ2। हमें पता है जो टी एवरेज होती है या मीन लाइफ जिसे कहते हैं 1/λ होती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो लैम्डा इफेक्टिव की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1
यानी यहाँ से लैम्डा इफेक्टिव मिलेगा 1/324, है ना, ईयर इनवर्स। एक बार लैम्डा आ गया तो आप सीधे लगा सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। उन्होंने क्या बोला है, सैंपल विल डिके कितना 3/4, तो बचेगा कितना 1/4, तो n नॉट बाय 4 इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी। यहाँ से आपको t की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी ln4 बाय लैम्डा इफेक्टिव अप्रोक्सीमेटली 449 ईयर्स। कोई दिक्कत? ध्यान से करना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा वाला डिसइंटीग्रेशन है, सक्सेसिव, क्योंकि इसमें प्रोड्यूस भी हो रहा है और डिके भी हो रहा है।
log 27/17 आया है क्या? तो उसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, 0.201 है। क्या करोगे ये बताओ? देखो तो हमें ये पता है कि कांस्टेंट रेट Q से प्रोड्यूस हो रहा है। किसी भी टाइम पे अगर इसके n न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, तो अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ n क्या होगा, dn/dt की अगर वैल्यू लिखी जाए, पॉजिटिव अगर मैं लिख रहा हूं तो ये प्रोडक्शन की रेट होगी। इसे क्या लिख सकता हूँ, Q माइनस लैम्डा इंटू एन। समझ आया कि नहीं? Q से ये प्रोड्यूस हो रहा है और लैम्डा इंटू एन से ये डिके हो रहा होगा। बस इसमें अब आपको इंटीग्रेट करना है, dn/Q माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू dt। ठीक है, t 0 पर 0 रहा होगा कुछ, क्योंकि प्रोड्यूस होना शुरू होगा, और टी पर कोई n इसकी वैल्यू हो गई होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। यहाँ से क्या मिलेगा इंटीग्रेशन आपको, ln ऑफ q माइनस लैम्डा एन, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to n अपॉन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू टी। समझ आया? वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा t की वैल्यू क्या गई 1/λ ln ऑफ q माइनस लैम्डा एन। मिलेगी या नहीं? अरे बोलो। तो ये किसी भी टाइम के साथ आपकी रिलेशन है n की। अब उन्होंने बोला इस समय पे एक्टिविटी होनी चाहिए 10⁹9। एक्टिविटी होती क्या है, लैम्डा एन, यानी इस समय लैम्डा एन की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू तो फिक्स ही है, और हाफ लाइफ देके उन्होंने क्या बता दिया है आपको, लैम्डा। समझ आ रहा है? तो लैम्डा की वैल्यू होगी 1/t हाफ, यानी 1/14.3 डेज। सही है कि नहीं? यहाँ से मुझे टाइम निकालना था, मैं टी निकाल लेता हूँ। टी हो जाएगा आपके पास ln2 है, ln2/14.3 है ना। तो ये हो जाएगा 14.3 बाय ln2 इंटू ln ऑफ, ऊपर क्या आएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन 2.7 टू 10⁹9 अपॉन 2.7 माइनस 1, 1.7। यहाँ से आपको मिलेगा 14.3 अपॉन 0.693, है ना, इनटू लॉग को सीधे सीधे पुट कर सकते हो, इससे आपका आएगा 9.55 डेज। तो कभी भी सक्सेसिव प्रोडक्शन अगर हो रहा है, कोई एलिमेंट जो है वो सक्सेसिव सीरीज का पार्ट है, तो उसकी रेट ऑफ चेंज का फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। मुझे ऐसा याद आ रहा है ऐसे कुछ क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में भी कराए जाते हैं शायद, नहीं क्या कराए जाते होंगे। dn/dt नहीं लिखते थे किसी का, दो रिएक्शन दे देते थे, O+O मिलके ये हुआ। हो सकता है पढ़ाई बदल गई हो, एक समय पे तो थी यही। चलो अगला, वो उस इंस्टेंट की एक्टिविटी थी, क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने शायद। आपको बताना था हाउ सून आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन द रेडियोन्यूक्लाइड विल इट्स एक्टिविटी बी इक्वल टू दिस। कितने समय के बाद उसकी एक्टिविटी इतनी हो जाएगी, प्रोडक्शन शुरू होने के बाद। सर एक सेकंड ऊपर वाले क्वेश्चन पे स्क्रॉल कर सकते हैं?
क्यू उससे प्रोड्यूस हो रहा है, लैम्डा एन से डिके हो रहा है। और बताओ, माइनस कर दिया क्योंकि एक प्रोड्यूस हो रहा है एक डिके हो रहा है, तो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। ट्राई करो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि इन ओल्ड मिनरल्स इतना पाया जाता है पर ग्राम? ठीक है, ओल्ड मतलब क्या होता है, कितना पुराना? कोई एग्जैक्ट नंबर या जनरल हो गया? 10,000 साल पुराना, 15,000 साल पुराना, 20,000 साल पुराना, सब ओल्ड कहलाएगा? तो एक ही ग्राम क्यों मिल रहा है? चेंज नहीं हो रहा ना नंबर? अरे उन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया क्या टाइम कि किस समय पे कंसेंट्रेशन मिल रही है पर ग्राम ऑफ यूरेनियम इतना ग्राम रेडियम? इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये बदल नहीं रहा होगा? बदल रहा होगा या नहीं बदल रहा होगा? सोचने की कोशिश नहीं करते। यूरेनियम की एक सीरीज है, उसमें बीच में कहीं रेडियम बन रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ओल्ड मिनरल हमने उठा के देखा तो उसमें पाया गया कि पर ग्राम ऑफ यूरेनियम में 3.32 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम रेडियम है। तो क्या ये बदल रहा है या फिक्स हो गया? बदलना चाहिए तो फिर टाइम देना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है। रेडियो एक्टिव सीरीज में कहा गया था ना, इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो क्योंकि कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं दिया है, सिर्फ ओल्ड मिनरल लिख दिया है, यानी बहुत पुराना है और अच्छा खासा इक्विलिब्रियम रीच हो चुका होगा, तो उसकी कंसेंट्रेशन इतनी आके रुक गई है, यानी उसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डीके क्या है, सेम है। आपसे पूछा गया है हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम। कंडीशन होगा तो बस इक्विलिब्रियम के। हम्म 10⁻⁹
माइनस 10⁻⁹ 3.3 तुम्हारा भी है। तो कोई आइडिया नहीं लग रहा 5 में क्यों आया बेटा, सब लिंक्ड है। आप एक में भी नहीं आए तो आप आगे भी बताओ, आओ तो उस पिछली वाली को देख के आओ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप आओगे और आपको आपसे तो मजा जाएगा बिना कल का देखे। कर सकते हैं, करनी है कर देंगे। कितना, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ किसी समय पे यूरेनियम का NU होंगे न्यूक्लियर, रेडियम के NR होंगे, λ1 से यूरेनियम डिके हो रहा है, λ2 से ये हो रहा है। इक्विलिब्रियम किसका रीच हुआ है, रेडियम का। तो रेडियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, λ1 इंटू NU, ये होगी इसकी प्रोडक्शन की रेट, ये इक्वल होना चाहिए λ2 इंटू NR। कोई दिक्कत, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, ln2/T12, तो ये हो गया ln2/T12 किसका, यूरेनियम का, इंटू NU, ये होना चाहिए λ2 ln2/T12 किसका, रेडियम का, इंटू NR। आपको चाहिए T12 रेडियम का, ये सिंपली हो जाएगा हमारे पास NR/NU इंटू T12 ऑफ यूरेनियम, हो जाएगा या नहीं, सॉरी T12 ऑफ रेडियम, नहीं कुछ उल्टा कर दिया मैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियर, दिया हुआ है आपको, है कि नहीं, कितने में कितना है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियर आपको निकालने हैं। तो मास को डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। तो यूरेनियम के लिए मास लेना है 1 ग्राम, अरे समझ आ रहा है, तो 1 अपॉन उसका मोलर मास इंटू रेडियम के लिए 3.32 10⁻⁻7 अपॉन उसका मास इंटू इसकी T12, दिक्कत। देखो एक हिंट भी रहता है, कभी भी T12 वगैरह या लैम्डा पूछा जाए तो इनमें ही तो रिलेशन है और किसी में रिलेशन है ही नहीं, तो कुछ सोचनी है लैम्डा और T12 को कहीं ना कहीं से लिंक करें। क्लियर है, चले आगे। सर बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बेटा मैं बोल नहीं रहा कुछ, बोलो। ओके सर, नहीं सर मेरे को लगा नहीं आ रही।
9.45 into 10 to the power 9. आधा आ रहा है उसका। लगभग नहीं है। LN5 और LN13 आ रहा है। LN1.9 कुछ आता है। तो सही है, अगर उसकी वैल्यू तो मैं बता सकता हूँ। log 1.924 इसकी वैल्यू जो होगी दी नहीं है यार, देनी चाहिए थी। हाँ वही आएगा 4.5, इसमें आंसर दिया 4.25। चलो देखो मेथड देख लेते हैं। वैसे उनको वैल्यू देनी चाहिए अगर कोई गंदी कैलकुलेशन है तो। उन्होंने कहा यूरेनियम 238 से लेड 206 बन रहा है ना। और ये देखा जाता है कि कोई यूरेनियम का ओर लिया आपने जिसकी एज आपको फाइंड करनी है, जिसमें 0.8 ग्राम लेड है ईच ग्राम ऑफ यूरेनियम के लिए। समझ आया? तो बताओ कि शुरुआत में कितना यूरेनियम रहा होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा कह सकते हैं कि 238 ग्राम्स इसका ये प्रोड्यूस करेगा 206 ग्राम ऑफ लेड? समझ आ रहा है कि नहीं? एक अगर इसका न्यूक्लियस डिके होगा तो एक इसका न्यूक्लियस बनेगा। ये समझ पा रहे हो? और इसका मास कितना है 238, जबकि इसका मास कितना है 206। समझ आ रही है बात? तो 1 ग्राम यूरेनियम क्या बनाएगा 206 बाय 238 ग्राम ऑफ लेड। समझ आया? तो 0.8 ग्राम ऑफ लेड ये किसने बनाया होगा 238 बाय 206 हो जाएगा ना, इंटू 0.8, तो ये आता है हमारे पास 0.9 क्या आया था 0.9247। समझ आया?
यानी इतने ग्राम यूरेनियम ने मिलके 0.8 ग्राम लेड बनाया होगा। सो इनिशियली कितना यूरेनियम रहा होगा? बोलो, समझ आ रहा है? कितना रहा होगा? 1.27 ग्राम्स। इसका तो ये पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है। हाँ, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। मास का लॉस हो भी सकता है, एनर्जी में चला जाता है। E इक्वल टू mc स्क्वायर, वो तो शुरुआत से ही चला आ रहा है। समझ आया? तो इतने ग्राम रहा होगा। अब बस आपको क्या करना है, 1 ग्राम बचना चाहिए इतने में से, है ना? तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.92427 e की पावर माइनस लैम्डा टी। क्या लिख सकते हैं? आपको क्या दे रखा है? हाफ लाइफ दे रखी है, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा को लिख सकते हैं ln 2 बाय इंटू टी। इसे सॉल्व करके टी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन बहुत गंदी है, पर सॉल्व करके देखो यार, संभावना तो है। पर अगर कोई भी गंदी कैलकुलेशन आएगी, जैसे कि गंदा सा ln आ गया, ln ऑफ 1.9, तो उसका डेटा दे देते हैं कि ये आ रहा होगा। तो हिंट भी होता है, अगर आपकी कैलकुलेशन में नहीं आया ना, हमने कुछ गलत किया, अगर वो यूज हुआ तो मतलब आपने सही किया। ठीक है, मेथड समझ आया कि नहीं आया? तो समझ सकते हो साइमल्टेनियस। अब देखो, ये ऑब्वियसली एडवांस की क्वेश्चन है, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मेंस में सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन डायरेक्टली बस पूछ ली गई होगी, या तो समझ रहे हो, ये जैसे क्वेश्चन था ये आ सकता है मेंस में। एडवांस में थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के ऊपर, जहां आपको उसका फंक्शन लिखना पड़ेगा प्रोडक्शन का माइनस डीके का, और dn बाई dt लिख के उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि मैं श्योर हूं कि केमिस्ट्री में होता है ना? चलो आगे लिख लो, रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किए कि यूरेनियम डीके होके लेड में जा रहा था, है ना? तो कोई ना कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होगी, उसे हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो यहाँ एक टर्म आती है क्यू वैल्यू। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, जैसे ए प्लस बी, और ये मिलके बना देते हैं सी प्लस डी। तो ए प्लस बी तो यहाँ पे क्या दिख जाते हैं आपको? रिएक्टेंट्स। और सी प्लस डी ये कौन हो गए? हमारे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मास किसका ज्यादा रहा होगा? ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स का। और प्रोडक्ट का मास क्या रहा होगा? कम। तो देखा जाता है कि फाइन इनिशियली अगर ये लोग रेस्ट पर थे, है ना, या इनिशियली इनके पास कुछ एनर्जी भी हो सकती है, या आप तो इस तरह से लिख लो कि ए ही ब्रेक होके ये बना देता है। तो इनिशियली ये अगर रेस्ट पे था, तो ये दोनों पार्टिकल जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, ये मूव होते हुए दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट आया होगा, उस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ मास कन्वर्ट हो गया होगा एनर्जी में। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में दिखेगी हमें? तो वो दिख जाती है इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। बात समझ आई? तो ये जो एनर्जी का ये जो एनर्जी आपको मिलती है मास कन्वर्जन की वजह से, इसे कहा जाता है क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। सेम चीज है जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, याद है? कुछ न्यूक्लियॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बस यहाँ पे क्या होगा कि कोई एलिमेंट है जो कि डिके हो रहा है, और वो दूसरा एलिमेंट क्रिएट कर रहा है, और वहां पे उनके पास एनर्जी है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? क्यू वैल्यू। समझ आए? तो लिख लो, द एनर्जी रिलीज्ड the energy released in a nuclear reaction due to mass defect which can be seen as kinetic energy of product elements या product particles is called
Q value of the reaction. तो अगर कोई स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसके लिए Q वैल्यू कैसी आनी चाहिए? तुमको बोलना है। नहीं आनी चाहिए, हाई आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो रिएक्शन अपने आप शुरू हो जाएगी, यानी कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। समझ आ रहा है? कभी भी स्टेबल से अनस्टेबल जाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, पर अनस्टेबल से स्टेबल आ रहे हो तो अपने आप हो रहा होगा और एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो लिख लो फॉर spontaneous radioactive decay, Q value must be positive. निकाल कैसे सकते हैं Q वैल्यू? सिंपली क्या हो जाएगा? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, अगर आप ये केजी में लेते हो। और इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? 9.1. ये अगर ले रहे हैं हम केजी में, ये अगर हम ले रहे हैं एएमयू में। क्या हुआ? चलो, तो अब हमें देखना है कि टाइप ऑफ डिके क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो जब भी कोई न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जनरली हैवी न्यूक्लियस, तो अपने आप ब्रेक कर लेता है खुद को रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। तो ये प्रोसेस होने के लिए उसे कई बार अपने अंदर से कोई पार्टिकल एमिट करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, है ना। तो 4 तरह के डिके हम पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका अल्फा डिके। सभी को पता होगा अल्फा पार्टिकल किसे कहा जाता है? हीलियम का न्यूक्लियस। तो मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है एक्स, जिसके लिए Z और A एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, और इसका हो जाता है अल्फा डिके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एमिट करने वाला है एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है 2He, या हीलियम +2 लिख देना चाहिए मुझे। समझ आ रहा है ना? हीलियम का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे उसे क्या मिलेगा? एक नया एलिमेंट मिल जाएगा। अरे बोलो, क्या लिख सकते हो? उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में क्या बता सकते हैं हम? यहाँ पे अगर हमारे पास है 2He4, मास नंबर अगर आप बैलेंस करते हो तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आ जाएगा Z-2 और यहाँ पर आ जाएगा A-4। यानी जब किसी एलिमेंट का अल्फा डीके होता है तो उसका मास नंबर 4 से कम हो जाता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है।
इसकी अगर Q वैल्यू कैलकुलेट करने की बात की जाए तो क्या आप बता सकते हो Q वैल्यू क्या हो जाएगी? कैसे लिखूंगा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मास ऑफ एक्स, अरे बोलो, माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इनटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, यहाँ पे जो मास है कौन सा मास लिया है मैंने, एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मास? बोलो। न्यूक्लियर। ऑल मासेस आर न्यूक्लियर, है ना। यहाँ पे एटम का मास नहीं लेते, न्यूक्लियस का मास लेते हैं सिर्फ। फर्क पड़ेगा आगे चल के देखना, इसमें फर्क नहीं पड़ता कुछ, तो सेम आ जाएगा। ये आ गया। तो अब यहाँ पे हमें समझ आया कि ये Q वैल्यू जो है ये एनर्जी के फॉर्म में दिखने वाली है। किस फॉर्म में? इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y, जो कि डॉटर न्यूक्लियर है, एंड अल्फा पार्टिकल। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आप Q वैल्यू तो कैलकुलेट करते ही हो, साथ में पूछ लेते हैं बताओ जो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो क्या हम वो फाइंड कर सकते हैं? देखो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है जिसने दिया है क्या हमें, एक वाई, और एक आपको मिला है अल्फा पार्टिकल। है ना। यहाँ इसका मास आप देख सकते हो, ए है मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर A-4 और यहाँ पे 4। तो सबसे पहली चीज तो क्योंकि आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर मैं मान लूं कि इनिशियल जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो रेस्ट पर था, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं मास ऑफ वाई इंटू स्पीड ऑफ वाई, ये इक्वल होना चाहिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ आया कि नहीं? और दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, बोलो, एनर्जी कंजर्वेशन। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, ये मिलके क्या होना चाहिए, Q वैल्यू के इक्वल। समझ आया? अच्छा, इसी को मैं कह देता हूँ P, ये जो मोमेंटम है P कह सकते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, P²/2 इंटू 4m। अल्फा पार्टिकल का मास अगर एक प्रोटॉन का मास में m मान लो, प्लस डॉटर न्यूक्लियर का P² बोलो, ये इक्वल होना चाहिए किसके, Q के। है ना। यहां से हमें K अल्फा की वैल्यू बतानी है, बताओ कितनी आएगी सॉल्व करके। T आ जाएगा ना यहाँ से, P² कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ क्या मिल गया हमें,
to a minus 4 by a. ये आ रहा है ना, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी, है ना। पी स्क्वायर कितना मिल गया हमें, 8 मिल गया, a माइनस 4m बाई ए इंटू क्यू, ये आएगा नहीं पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये थी पी स्क्वायर बाय 2 इंटू 4m, है ना। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, के अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, a माइनस 4 बाय ए इंटू क्यू। रिजल्ट की तरह डायरेक्टली याद रखेंगे ताकि हमें एग्जाम में ये सब नहीं करना पड़े। एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो अभी भी अल्फा डिके होगा तो उसे एनर्जी कितनी मिल जाएगी, a माइनस 4 बाय ए इंटू क्यू। क्या हर बार इतनी होगी, अल्फा पार्टिकल पर अगर हम बोले कि एक ही अल्फा पार्टिकल टिके हुआ है तो बोलना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इससे कम होगी तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा। रोटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, क्यों कुछ भी नहीं बोलना है, हमने प्रूव किया ना यार मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी किसको मिल जाती है, अल्फा पार्टिकल। ऐसा ही होगा हमेशा, वरना तो फिर ऊपर वाले लॉ नहीं वैलिड होंगे ना। अरे हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे, हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो यही रिजल्ट तो आएगा हर बार, अलग अलग थोड़ी आएगा। क्लियर है, बस लिख लो यहाँ तक, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। कंडीशन तो है यार, जानना चाहते हो क्या, फिर ठीक है, फिर क्या समझते हैं, चलो बढ़े आगे। लिखो क्वेश्चन। तो यूरेनियम 238 nuclei disintegrates by emitting an alpha particle. Find Q value and kinetic energy टू 36 कर लो, kinetic energy of the daughter nucleus. क्या बात, मास्क तो देने दो, सब्ट्रैक्ट क्या किया।
मासी वाले इन्फेक्टेड है। एएमयू में क्या क्यू वैल्यू या ये सॉल्व करके कितना आया था? ये 18,000 ये आ रहा था। तो अब जो मिलेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, इसे मैं कह सकता हूँ क्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अरे समझ आ रहा है? तो ये है आपके पास 4.19 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस अल्फा पार्टिकल की ए माइनस 4 यानी कि 236 माइनस 4 अपॉन ए। अरे बोलो, इनटू जो क्यू वैल्यू आई है कितना आ रहा है सॉल्व करके? यही आ रहा है ना? 4.19 इंटू 4/236 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? अरे बोलो। तो जब भी अल्फा डिके होता है तो सिर्फ वो अकेला नहीं होता, उसके साथ बीटा डिके जरूर हो रहा होता है ना, ज्यादातर चांसेस में। तो उसको भी पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। लिख लो बीटा डिके।
तो बीटा डिके जनरली तब देखा जाता है जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या तो बहुत ज्यादा हो जाए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। तो व्हेन आइदर न्यूट्रॉन नंबर is too high or too low, beta decay is seen, है ना। तो तीन प्रकार के बीटा डिके होते हैं, तीनों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला कहलाता है बीटा माइनस डिके। तो जब न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएं, व्हेन न्यूट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, तो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, हमें ये पता है। तो न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि वो न्यूट्रॉन्स की संख्या तो क्या कर सके, कम, और प्रोटॉन की संख्या क्या कर सके, ज्यादा। तो होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन converts itself into a proton by emitting an electron, इसी को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल। समझ आया? यानी कि न्यूट्रॉन अगर उसे लिखा जाए तो एटॉमिक नंबर क्या होगा न्यूट्रॉन का, 0, n1। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोटॉन 1 p1 प्लस एमिट कर देता है एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, -1 0। समझ आया? इसी को कहते हैं बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो लोगों ने ये सोच लिया कि ऐसा हो रहा होगा, फिर उन्होंने वही किया, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जो भी क्यू वैल्यू आई रिएक्शन की, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखनी चाहिए, प्रोटॉन के या फिर इलेक्ट्रॉन के। तो उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि वो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं हो रहा था, है ना। जो भी क्यू वैल्यू आ रही थी, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी निकाली, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम आ रही थी एज कंपेयर टू क्यू वैल्यू। साथ ही साथ मोमेंटम कंजर्व करके देखा तो वो भी नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, बोलो। बिल्कुल, तो वो किसने बताया, पॉली। तो पॉली नाम सुना होगा तो ना, पॉलीज एक्सक्लूजन क्या बोलते हैं। तो उन्होंने दिया एक हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो। इन्होंने ये बताया कि जब भी न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का कन्वर्जन हो रहा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा होता है, तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल एमिट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड तीनों से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। जैसा फोटोन होता है एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं, पर ये मैटर के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए इनको ऑब्जर्व कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे भी तो भी आप न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये बोला गया कि जिस समय पर न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एक पार्टिकल एमिट होगा साथ में, जिसे हम कहेंगे न्यू बार से, नाम होता है उसका एंटी न्यूट्रिनो। याद रखने का तरीका यही है, न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो एंटी न्यूट्रिनो बनेगा वहां पर। समझ आया? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो are released during proton neutron
conversion they carry majority of the energy and behave like photons. समझ आया? तो अब ये इंट्रोड्यूस करने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन भी वैलिड था और मोमेंटम कंजर्वेशन भी वैलिड था. क्यों? मोमेंटम कैसे बताओगे इसका? डी ब्रोगली से, क्योंकि ये फोटोन की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं. क्लियर है? तो इसके लिए अगर आप Q वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, बोलो? मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू या 931.5. हे भगवान, ये नहीं आएगा कुछ भी. तुम लोग की एनर्जी से प्रभावित हो गया मैं, नींद आ गई मुझे. तो रिएक्शन तो हमने लिखी नहीं है, रिएक्शन सिर्फ न्यूट्रॉन हवा में थोड़ी कन्वर्ट हो गया है. कोई न्यूक्लियस रहा होगा ना भाई एक्स, जिसने कन्वर्ट होकर कुछ डॉटर न्यूक्लियर वाई दिया होगा, प्लस साथ में एक बीटा पार्टिकल एमिट किया होगा, प्लस साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकला होगा. समझ आया? तो इसके लिए अगर लिखेंगे ZXA तो बताओ यहाँ Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बनाए कि नहीं, और मास नंबर आपस में ही हो गया. तो इसमें क्या रहता है, मास नंबर बीटा माइनस डिके के अंदर सेम रहता है, जबकि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है. मास नंबर remains same while atomic number increases by 1. चलो, तो अब मुझे बताओ क्या Q वैल्यू की रिएक्शन Q वैल्यू क्या एक्सप्रेशन लिखोगे Q वैल्यू का? अगर न्यूक्लियस के मास कंसीडर करने हैं, न्यूक्लियर मासेस के टर्म्स में लिखना हो, तो Q वैल्यू क्या आ जाएगी? हो जाएगी मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीटा, कुछ भी कह दो, इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ आया? लेकिन जनरली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पिक्चर में आ गया है, तो क्वेश्चन में कई बार एटॉमिक मासेस दिए रहते हैं, एटम का मास. तो एटम का मास होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्योंकि ये तो सिर्फ न्यूक्लियस का मास ही कंसीडर करना होता है. तो अब Q वैल्यू लिखते समय मुझे क्या लिखना होगा बताओ? अगर M मुझे दे दिया है मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ X, यानी एटम का मास दिया है, तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ X माइनस Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ आया? माइनस मास ऑफ Y माइनस Z प्लस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अरे समझ आ रहा है? माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अरे भाई समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में अगर न्यूक्लियस का मास दिया तो डायरेक्टली कर देंगे. अगर उन्होंने पूरे एटम का मास दिया है, तो क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है तो सिर्फ न्यूक्लियस का मास लिखना होगा ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट. Z इलेक्ट्रॉन से तो उसको सबट्रैक्ट कर दिया, इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या आएगा एक्सप्रेशन देखो जरा, क्या आ जाएगा? मास ऑफ X, कोई बोल रहा है क्या? माइनस मास ऑफ Y बोलो, बाकी कट गया कि नहीं कट गया? तो इसमें गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर आपको एटम का मास दिया हो और आप ये यूज कर लोगे ऊपर वाला,
गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप एक इसको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, जबकि इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब किस केस में? atomic mass is atomic mass का डिफरेंस है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का भी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन के मास का डिफरेंस। क्यों नहीं लेंगे यार? ये इफेक्टिवली न्यूक्लियस का मास ही तो लिखा है यहाँ पे, ये दोनों चीजें सेम ही लिखी हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अरे समझ पा रहे हो भाई? कंफ्यूज्ड हो तुम? बोलो। न्यूट्रिनो एंटीट्रिनो अभी तो आया ही नहीं न्यूट्रिनो, फिर भी पूछ क्या कह रहे? दोनों सेम बिहेव करेंगे? आपके ऊपर लिखा है ना, डाउट क्या है? तो वही न्यूट्रिनो ऐसा आएगा कि उसको न्यूट्रिनो क्यों नहीं कहते? ऐसा तो एंटीट्रिनो जब न्यूट्रॉन फॉर्म होगा। नहीं समझा बेटा, न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ ना इस चीज में, ये टूटा ना एक न्यूट्रॉन, तो एंटी न्यूट्रिनो बना। आगे एक हम पढ़ेंगे बीटा प्लस डी के, उसमें न्यूट्रॉन फॉर्म होगा तो न्यूट्रिनो आ जाएगा। दोनों साथ साथ थोड़ी आ जाएंगे। अरे समझ आ रहे हैं कि नहीं भाई? एटॉमिक मास दिया हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन में कट जाता है। तुमने पूछा था केवीपीवाई का डाउट? हाँ, एटॉमिक मासेस दिए थे और उन्होंने पूछा था कि क्या होगी एक्सप्रेशन। तो बताओ, अगर मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन अपने आप हो जाए तो क्या रिलेशन होनी चाहिए? मास ऑफ एक्स बड़ा होना चाहिए मास ऑफ वाई से, और एक ऑप्शन उन्होंने दिया था कि मास ऑफ एक्स ये बड़ा होना चाहिए मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर कोई पहली वाले से जाता तो वो तो क्या कहता, ये वाला ऑप्शन कहता कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में वो दोनों को लेता। जबकि उन्होंने क्योंकि एटॉमिक मासेस लिख दिया था, तो फिर क्या इलेक्ट्रॉन के मास से कुछ फर्क भी पड़ रहा है इसमें? तो ऑप्शन दूसरा वाला था। क्लियर है कि नहीं? होमवर्क क्या दिया है मैंने? कब के लिए दिया है मतलब? कल क्या है? 31 भी होगा ना इस महीने में? ठीक है। संडे है क्या उस दिन? मेरी क्लास लास्ट होती है तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, तो इसको नहीं आना आता है, ठीक है ना? वैसे भी ऑनलाइन होती है तो फिर तो आप कुछ कहीं लीव। संडे को ऑफलाइन होती है क्या? ठीक। क्यों? डाउनलोड की क्या मैंने अटेंडेंस? कल नहीं आए थे तुम, है ना? बोल दो मैं कल नहीं आया था, मुझे नहीं पता। देखो मुझे ऐसा महसूस हुआ है तुम लोग फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हो। हाँ, सही महसूस हुआ है? सच सच बताओ। उसके दो कारण मैं बताता हूँ। पहला कारण है तुमको लग रहा है कि सिलेबस खत्म हो गया और हमें रिवीजन शुरू करना चाहिए, जो कि बहुत कम लोगों का कारण है ना? दूसरा कारण है कि इसकी कैलकुलेशन इतनी गंदी है कि तुम्हारा मन नहीं करता इसको करने का। थ्योरी में तो भी तो कोई नहीं हुआ होगा ना इसकी। एक फॉर्मूला है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यस सर। वही बात बोलूंगा, आप पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना, पूरा मैग्नेटिज्म याद है, क्लासिकल मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ईएमएफ, एसी, इसमें कैसे कैसे सवाल नहीं आते। और आप एक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, उनसे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आएंगे। समझ आ रहा है? और आपका टारगेट क्या है? जेई में जाना। तो अगर आप इसमें स्कोर कर पाओगे तो आसानी से जा पाओगे। तो जहां आपको ध्यान देना चाहिए वहां सबसे कम ध्यान दे रहे हो, कैलकुलेशन गंदी ही आएगी। तो मॉड्यूल का जो होमवर्क मैंने दिया है 1 तारीख का, उसे सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, पर तुम करोगे एक दिन पहले। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो कुछ भी नया नहीं था तुम्हारे लिए, सब कुछ पहले सुना हुआ है। पर फिजिक्स में दिक्कत ये आ जाएगी बस कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। तो अब क्या करें, सबके लिए होती हो तो। मुझे खुद को याद है भाई, मेरा मन भी ऐसा हो जाता था कि क्या है ये 6 डेसिमल प्लेस तक क्यों जा रही है चीजें, 2 तक में भी तो काम हो जाएगा ना।
तो क्या कर सकते हैं? मॉड्यूल सॉल्व कर लो, और तो मैं ज्यादा कुछ कर सकता नहीं हूँ। कर सकता हूँ, तुम देख सकते हो? मुझे नहीं लगता। तुम जो 2 की स्पीड पे देखते हो और सोचते हो हमको सब समझ आएगा, वो गलतफहमी है तुम्हारी, है ना? सब स्पीड स्लो करोगे, 1.5 कर लोगे, है ना, 1.5। देखो, क्योंकि दिवाली के बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो जिन लोगों को भी रुचि है रिवीजन में, वो लोग प्रिपेयर होने चाहिए रिवीजन के लिए। तो 11th के रिवीजन का तो मौका अच्छा खासा मिल जाएगा। 12th के सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होंगे उनको मैं रिवाइज करवा पाऊंगा, पूरा मैं 12th में रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा। अब जैसे EMI EMF है, वो नहीं हो पाएगा रिवाइज, है ना, क्योंकि इतना लंबा था वो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, चाके भी नहीं करवाऊंगा मैं वो तो, है ना। और इसको भी रिवाइज करवाने का तो कोई सेंस नहीं बचेगा। तो मेन हम ध्यान देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन सब चैप्टर्स के ऊपर, है ना, वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मत छोड़ो, थोड़ा सॉल्व करते रहा करो यार, मॉड्यूल ही दे रहा हूँ सिर्फ मैं, होमवर्क में ज्यादा तो नहीं। करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। थैंक यू। हाँ, 1 तारीख को।